नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट 7 यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, फेजर्स। देखो, ये नाम सुन के डरना बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा सुपर टूल है जो एसी सर्किट्स के मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को एकदम आसान बना देगा। और आगे के टॉपिक्स के लिए ये एक सॉलिड फाउंडेशन है। एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। मान लो हमारे पास दो अलग अलग एसी वोल्टेजेस हैं और हमें उन्हें ऐड करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, 2 + 2 जैसा ही तो है। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि एसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू एक जगह टिकती ही नहीं है। वो तो टाइम के साथ एक साइन वेव की तरह लगातार बदलती रहती है। अब एक रास्ता तो है ट्रिग्नोमेट्री वाला, लेकिन ये फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस साइन बी का इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला देख के ही डर लग रहा है ना। इसको सॉल्व करने में टाइम भी जाएगा और गलती होने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो हमें एक स्मार्ट तरीका चाहिए, और वो स्मार्ट तरीका है फासोर। ये वो सुपर टूल है जो इस मुश्किल प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल बना देता है। चलो देखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। चलो इसको ना एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। बस सोचो कि एक सर्च लाइट है जो एक कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रही है। उसकी जो रोशनी की बीम है वो एक घूमते हुए एरो जैसी है ना। बस यही घूमने वाला एरो है हमारा फेजर। सिंपल। अच्छा, अब इमेजिन करो कि सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। जैसे जैसे सर्च लाइट की बीम घूमती है, दीवार पर जो लाइट का स्पॉट बन रहा है वो गोल नहीं घूमता। वो तो बस सीधा ऊपर और नीचे जाता है, सिर्फ वर्टिकली ऑसिलेट करता है। और यही यही है इसका सबसे बड़ा सीक्रेट। अगर हम उस लाइट स्पॉट के ऊपर नीचे वाली पोजीशन को टाइम के साथ ग्राफ पर बनाएं, तो पता है क्या मिलेगा? एक परफेक्ट साइन वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक सिंपल रोटेशनल मोशन से ही एक ऑसिलेटरी मोशन पैदा हो रहा है। और याद करो, हमारा एसी वोल्टेज या करंट भी तो ऐसी ही एक साइन वेव होता है। तो अब जब फंडा क्लियर हो गया है, चलो अब देखते हैं कि एग्जाम के लिए एक फास्ट कर को आखिर बनाते कैसे हैं और इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या-क्या हैं। अब जरा किताबी डेफिनेशन देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो, अ फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो एसी क्वांटिटी की पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड को दिखाती है, जैसे V0 या I0। और किसी भी पल इस घूमते हुए वेक्टर की जो परछाई वर्टिकल एक्सिस पर पड़ती है यानी इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन, वो हमें उस पल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, बिल्कुल उस सर्चलाइट वाले एग्जाम्पल की तरह। तो चलो Vt = V0 sin ओमेगा t + phi को एक फेजर में बदलते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एक वेक्टर बनाओ जिसकी लेंथ पीक एम्पलीट्यूड यानी V0 के बराबर हो। स्टेप नंबर 2, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो स्टार्टिंग एंगल है वो इनिशियल फेज यानी फाई होगा। और स्टेप नंबर 3, बस ये इमेजिन करना है कि ये वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है। बस इतना सा काम है। चलो अब वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर। दो एसी सिग्नल्स को ऐड करना। देखते हैं कि ये नया टूल इस काम को कैसे बच्चों का खेल बना देता है। जरा स्क्रीन पर देखो, एक तरफ है वो डरावनी ट्रिग्नोमेट्री और दूसरी तरफ सिंपल वेक्टर एडिशन। अरे ये तो वही हेड टू टेल मेथड है जो हम पहले से जानते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियरली फेजर्स यहाँ विनर है। चलो इसकी पावर को टेस्ट करते हैं एक छोटू से एग्जाम्पल से। मान लो हमें दो वोल्टेजेस ऐड करने हैं। V1 जिसका एम्पलीट्यूड 100 है और कोई फेज नहीं है, और V2 जिसका एम्पलीट्यूड भी 100 है लेकिन वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है यानी लैग कर रहा है। तो इसको फेजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? V1 बनेगा 100 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज यानी एक एरो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर। V2 बनेगा 100 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्रीज यानी एक एरो सीधा नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब हमें बस इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? ध्यान से देखो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो सीधा लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 100√2 यानी 141.4 वोल्ट्स। ये आ गया हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया, एंगल का क्या? एंगल के लिए हम यूज करेंगे tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यहाँ tan phi होगा -100 डिवाइडेड बाय 100। कितना आया? -1। और tan की वैल्यू -1 कब होती है? -45 डिग्रीज पर। तो लो जी, आ गया हमारा फाइनल आंसर। जो टोटल वोल्टेज है वो है 141.4 साइन ओमेगा टी -45 डिग्रीज। देखा, कहाँ वो मुश्किल ट्रिगोनोमेट्री और कहाँ ये सिंपल सा वेक्टर गेम। यही तो है फेजर्स का कमाल। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जिन्हें हम साइलेंट किलर्स भी कह सकते हैं। चलो उनसे बचते हैं। सबसे पहली गलतफहमी, बहुत से लोग सोचते हैं कि फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर के घूमने का एक वीडियो है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही बात ये है कि ए फेजर डायग्राम एक फोटोग्राफ है, वीडियो नहीं। ये बस एक स्नैपशॉट है, एक फोटो जो टाइम t=0 पर खींची गई है। वो जो रोटेशन है उसको हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, लेकिन डायग्राम स्टैटिक होता है। तो क्या याद रखना है? फोटोग्राफ, नॉट वीडियो। एक और कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अरे फेजर तो बस साइन वेव को लिखने का एक फैंसी तरीका है, दोनों एक ही तो हैं। नॉट एग्जैक्टली। देखो, दोनों एक ही चीज को दो अलग नजरिए से देखते हैं। साइन वेव है टाइम डोमेन में, वो हमें हर सेकेंड, हर पल की कहानी बताता है, वैल्यू टाइम के साथ कैसे बदल रही है। जबकि फेजर है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो कहता है या टाइम को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, बस दो चीजें बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और शुरू कहाँ से हुए थे। इससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। तो चलो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा, और फिर देखेंगे कि ये नॉलेज आगे कैसे काम आएगी। तो हमने सीखा कि फेजर एक घूमने वाला वेक्टर है जो साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है। इसकी लेंथ उसके एम्पलीट्यूड के बराबर है और इसका एंगल उसके इनिशियल फेज के। इसकी वर्टिकल परछाई हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है। फेजर्स की मदद से साइन वेव्स को जोड़ना सिंपल वेक्टर एडिशन जैसा आसान हो जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये मेथड तभी काम करेगा जब सारे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। इसको मत भूलना। तो अब जब हमारे हाथ में ये जबरदस्त फेजर टूल आ गया है, सोचो जरा, ये आगे हमारी कैसे हेल्प करेगा। जब सर्किट्स में इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स जैसे नए प्लेयर्स आएंगे, तब इस फेजर का क्या रोल होगा, ये हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। कीप लर्निंग।